नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे उस बयान को लेकर के जो कि एक केंद्रीय मंत्री ने दिया है। बयान भी क्या है, बिगड़े हुए बोल आप कह सकते हैं। नेताओं को, मंत्रियों के पास उनको लगता है कि इतनी ताकत है, इतना गुरूर है कि वो कुछ भी कह सकते हैं। और ये बयान दिया है अजय मिश्रा ने, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इनके बेटे ने ही वो लखीमपुर खीरी में जो थार जो जीप चढ़ा दी थी किसानों के ऊपर, उनके पिता हैं। सबसे पहले आपको अजय मिश्रा का वो बयान सुनाते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। पहले अजय मिश्रा का ये बयान सुनिए। कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्छ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब वो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। चाहे जितने राकेट टिकैत जितने आवे, क्योंकि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपने वक्त निकाला। ये बयान आपको मैं सुनाना चाहता था। इस पे टिप्पणी, कई बार कुत्ते पीछे दौड़ते हैं, ये कहा गया किसानों के बारे में। क्या कहा जाए मनोरंजन भाई, जैसा आपने खुद कहा, बिगड़ैल बोल हैं। टेनी जी के बयान को उनकी भाषा में जवाब दे के मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो आखिरी बात कही बहुत अच्छी कही। वो ये कि हर तरह के व्यक्ति को जवाब नहीं देना चाहिए। आपको याद होगा, स्वयं टेनी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 25 सितंबर को ये कहा था, लोगों को याद दिलाया था ओपन मीटिंग के अंदर कि याद रखना, मैं एमएलए एमपी होने से पहले भी कुछ हुआ करता था। और वो क्या थे? उनके खिलाफ तमाम एफआईआर हैं। ऐसे ऐसे मुकदमों में बताऊंगा तो सन्न हो जाएंगे। और केवल भारत में नहीं, नेपाल में उनके विरुद्ध एफआईआर हो रखे हैं। तो वो व्यक्ति जब किसी को 2 कौड़ी का बताता है, मैं तो समझता हूं राकेश भाई को तमगा मिला है। मैं उनको फोन करके बधाई देने वाला था कि अगर ऐसा तमगा सबको मिलने लग जाए बहुत अच्छी बात है। हकीकत ये है कि किसान आंदोलन की सफलता से बौखलाए हुए बेचारे लोग हैं। कभी नहीं सोचा था कि किसानों का, जिसको ये पांव की जूती समझते हैं, वो किसान खड़े होके मोदी जी को घुटने पे बैठा देंगे। कभी नहीं सोचा था कि अपने बेटे को, जो इन्होंने हाईकोर्ट से बेल दिलवा दिया था, सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा। कभी नहीं सोचा था कि हाईकोर्ट स्वयं अजय मिश्र टेनी जी के कंडक्ट पे टिप्पणी करेगा। हाईकोर्ट ने कहा था कि उन ऐसे बयान गंभीर नेताओं को देने से पहले सोचना चाहिए। इससे बौखलाहट में कुछ कह रहे हैं, कोई बात नहीं। इस सब से लोगों को, इस तरह के तमाम बयानों से लोगों को फिर वो घटना याद आती है 3 अक्टूबर की, जिसे हिंदुस्तान का किसान जलियांवाला बाग से कम नहीं समझता है। और हाल ही में जैसा आपने देखा होगा, 18, 19, 20 तारीख को देश भर के किसान वहीं लखीमपुर खेरी पहुंचे थे, जहां ये सोचते हैं कि किसी का दम नहीं है, मतलब हमारी इजाजत के बिना पत्ता नहीं खड़क सकता। जिस इलाके के बारे में टेनी जी ये सोचते हैं, वहां दसियों हजारों किसानों ने खड़ा होके उनके शहर में प्रदर्शन किया, बताया कि हम भूले नहीं हैं, भूलने देंगे नहीं उस हरकत को। शायद उससे बौखलाए हुए हैं, कोई बात नहीं, चलता है। किसान कानून जो है वो कृषि कानून भले ही वापस हो गया हो, लेकिन सरकार के मंत्रियों में गुस्सा है। मतलब वो अपनी इस हार को पचा नहीं पा रहे। आपको लगता है यही वजह है कि गाहे बगाए इस तरह के बयानात आ जाते हैं? क्योंकि एक ही बार है जिसमें मोदी जी को इतनी स्पष्ट हार का सामना करना पड़ा है। अब हार किसी के लिए भी बचाना बहुत मुश्किल होता है। लोकतंत्र में कोई बड़ा नेता हो तो उसे इस हार को हार की तरह नहीं, जनता की जीत की तरह देखना चाहिए। और जो नेता इसे जनता की जीत की तरह देखे सर झुका के, उसका कद बढ़ जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो इसको अपनी व्यक्तिगत अहम और हार के रूप में देखते हैं। उसके कारण हुआ है। इस बीच सरकार ने वो कमेटी भी बना ली है, तो सरकार अपने काम किए जा रही है।
लेकिन किसान आंदोलन अपनी जगह है, किसान आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। जैसा पिछले हफ्ते हमने लखीमपुर खीरी में देखा, मैं वहां स्वयं था और नजारा देखने को बनता था। उस शहर में जहां एक तरह का आतंक है इस टेनी परिवार का, उस शहर में हजारों किसान झंडे लेके चल रहे थे। मैं समझता हूं उससे खूबसूरत नजारा हो नहीं सकता था। कमेटी की बात कही सर, आप लोग तो इस कमेटी में है नहीं, सरकार के अपने लोग कमेटी में, सरकार के समर्थन वाले लोग कमेटी में है। उस कमेटी के बाद कल किसानों ने जंतर मंतर पे धरना भी दिया, अब आगे क्या? एक बात स्पष्ट कर दूं मनोरंजन भाई जी, कल जो धरना हुआ है उसका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं जी। इस देश का एक थोड़ा ये परंपरा आप जानते होंगे, जहां पे कोई शेरे पंजाब ढाबा खुल जाए ना अच्छा सा, तो उसके बगल में एक और आ जाता है शेरे पंजाब ढाबा, जिसके ब्रैकेट में लिखा होता है असली। तो वो सब इस देश की परंपरा है, मुझे अच्छा ही लगा। चलिए, वो आए, उन्होंने मुद्दा सही उठाया, हमारे ही पुराने साथी हैं, मुद्दा उन्होंने सही उठाया है। उन्होंने भी कहा कि भाई वादे किसानों से पूरे क्यों नहीं किए, तो एक की बजाय दो आवाज आए, इसमें कोई बुरा नहीं है। हालांकि इसका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं था। रही बात मीटिंग की, देखिए कल की मीटिंग से फिर हमारी बात साबित हो गई। हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि इस कमेटी का हमारे एजेंडा से कोई संबंध नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने क्यों कमेटी की बात की थी? कमेटी की बात की थी कि हमारी मांग थी कि एमएसपी के बारे में कानून बनाया जाए। हमने सरकार से कहा कि सरकार ने कहा ठीक है आप कमेटी में आ जाइए। हमने कहा आप ऐसा कीजिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिखा दीजिए। 6 महीना उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं दिखाए। जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस आए तो हमारा शक पक्का हो गया, क्योंकि उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहीं भी एमएसपी पे कानून बनाने का जिक्र ही नहीं था। मतलब अगर हम उस कमेटी में चले भी जाएं, जाके हम कहें एमएसपी की बात करनी है, वो कहेंगे देखिए आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़े क्या, इस कमेटी में उसकी चर्चा नहीं होनी, आप इसको छोड़िए। ऐसी कमेटी में जाके हम क्या करेंगे? और दूसरा है कि सारे सरकारी लोगों से भर रखा है उन्होंने उस कमेटी को। और जैसा आज अखबार की रिपोर्ट से आया है, हालांकि ऑफिशियल नहीं है वो मिनट्स, लेकिन अखबार की रिपोर्ट से आया है कि कमेटी में एमएसपी को कोई खास चर्चा भी नहीं हुई, ना ही हो सकती है। तो ऐसी कमेटी तो सरकार को मुबारक। मुझे लगता है कि ये कमेटी सिर्फ फाइल का पेट भरने के लिए है, और जैसा सरकार ने तमाम कमेटियों के साथ किया, रिपोर्ट आ जाएगी, वो कई साल तक ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। तो ऐसी कमेटियां सरकार को मुबारक। हमारे पंजाब के साथी कहते हैं ये कमेटी तो कम पे मिट्टी डालने के लिए बनी, वही। एक और विषय पे चर्चा करना चाहूंगा योगेन जी, कल एक राहुल गांधी ने बैठक करी है सिविल सोसाइटी के साथ, आप भी थे वहां पर बैठक में, फिर भारत जोड़ो यात्रा की बात कही गई, ये क्या है और आप लोगों ने किस तरह से शिरकत की है इसमें? मनोरंजन भाई, मीडिया में शायद पूरी खबर नहीं आ पाई, जाहिर है क्योंकि उतना इंटरेस्ट नहीं होता, शायद उतनी जानकारी भी नहीं होती। ये कोई राहुल गांधी ने मीटिंग नहीं की है, देश के तमाम जन आंदोलनों और जन संगठनों ने खुद एक मीटिंग की है, और ये पहली मीटिंग नहीं है। 19 तारीख को गांधी पीस फाउंडेशन में एक और मीटिंग हुई थी, जो कि आदरणीय जी पारेख, जो कि इस देश के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादियों के नेता हैं, उनके आग्रह पे मीटिंग बुलाई गई थी। और इस मीटिंग में मेधा पाटकर, तुषार गांधी, डॉक्टर सुनीलम, जस्टिस कौलसे पाटिल, अली अनवर, इन सब ने शिरकत की थी। उस मीटिंग में 19 तारीख को भी ये फैसला हुआ था कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने जो इसकी घोषणा की है उसका स्वागत करते हैं और अपने तरीके से हम जुड़ेंगे। कल की जो बैठक थी 22 तारीख की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसके लिए हम 8 लोगों ने न्योता दिया था। इसमें देश के तमाम जन आंदोलनों के बड़े नाम हैं, अरुणा रॉय हैं, पीवी राजगोपाल हैं, देवानूर महादेव, गणेश देवी, सैयदा हमीद बेजवाड़ा, विल्सन शरद बिहार और ये तमाम लोग उसमें शामिल हैं। हम लोगों ने ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि देश के तमाम जन आंदोलन मिल बैठ के चर्चा करें कि आज की परिस्थिति में क्या जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने आयोजित की है, जिसकी घोषणा की है, क्या हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए? कांग्रेस ने अपील की थी, कांग्रेस अध्यक्ष ने चिट्ठी लिख के देश के तमाम जन आंदोलनों से अपील की थी। कल की मीटिंग उसके बारे में थी, जिसमें कांग्रेस के लोगों ने आके अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा मीटिंग का, फिर हमने अलग से चर्चा की, और अंत में राहुल गांधी आए, उन्होंने 1-1.5 घंटा बात की सभी लोगों से, और मीटिंग में निष्कर्ष ये निकला कि आज देश की परिस्थिति को देखते हुए भारत जोड़ो इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है। हम उस देश में रहते हैं मनोरंजन भाई, जिसमें बलात्कारियों को, इस देश के स्वतंत्रता दिवस पे बलात्कारियों को स्वतंत्रता मिलती है, बाहर आने पे लड्डू और उनको माला मिलती है। उस देश में हम आज जी रहे हैं।
जिस देश में सारी देश गरीब हो रहा है और 2 लोग अमीर होते चले जा रहे हैं। ऐसे में भारत जोड़ो इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है, हमारी मीटिंग का निष्कर्ष था। और उस नाते कांग्रेस की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, हम उसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और उसका अपने तरीके से सहयोग करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि देश के जन आंदोलन को कांग्रेस की पूंछ से लिपट जाएंगे या उससे बंध जाएंगे। अपने अपने तरीके से इस यात्रा का जगह जगह पे हम सहयोग करेंगे, इससे जुड़ेंगे, इसकी प्रक्रियाएं बना रहे हैं, क्योंकि एक एहसास है इस देश के तमाम सजग नागरिकों में कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब पुराने भेद, पुरानी लाइनें, सबका कोई मतलब नहीं है। मैं तो उदाहरण देता हूं इमरजेंसी का। इमरजेंसी के बाद जिस तरह से सब लोग इकट्ठे आ गए थे कि अब लोकतंत्र बचाना एकमात्र इस देश की जरूरत है, ठीक उसी तरह से आज भारत को बचाना, भारत की एकता को बचाना सबसे बड़ी जरूरत है। बाकी अतीत के झगड़ों, सहमति असहमति का कोई मतलब नहीं है और यही ध्वनि कल की बात से निकली। लेकिन फिर अंत में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, फिर ये पूरा भारत जोड़ो फेल हो जाएगा। हमारा तो यही नारा रहा है कि वो कहते हैं हिंदू मुसलमान, हम कहते हैं जवान और किसान। असली सवाल इस देश के जो हैं, सवाल ये है कि ये हम दो, हमारे दो का राज इस देश में कैसे है। और ये 2 हिंदू मुसलमान नहीं है, हम 2 दिल्ली वाले हैं और हमारे 2 अहमदाबाद वाले हैं। ये सवाल हम उठाना चाहते हैं, महंगाई का सवाल हम उठाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार का सवाल हम उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का सवाल। इस देश के सही मुद्दे उठ सकें, इसलिए भारत जोड़ो। भारत जोड़ो का मतलब केवल सांप्रदायिकता के सवाल पे नहीं है, ये इस देश के जो वास्तव में सबसे बड़े मुद्दे हैं उनको एड्रेस करे और उन मुद्दों को आंखों से ओझल करने के लिए जो सांप्रदायिकता का पर्दा डाला जा रहा है, हिंदू मुसलमान का हर चीज को, कोविड भी इस देश में हिंदू मुसलमान है, फिल्में भी इस देश में हिंदू मुसलमान है, आंदोलन भी हिंदू मुसलमान, हर चीज इस देश की हिंदू मुसलमान है। तो जब वो कहेंगे हिजाब, हम कहेंगे हिसाब। वो कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जवान किसान। यही एक ठीक रास्ता है और कल की मीटिंग से ये एक व्यापक समझदारी बनती है जो किसी एक पार्टी विशेष या नेता विशेष के लिए नहीं है। देश को बचाने के लिए सभी जन आंदोलन अब देश की राजनीति में दखल देना चाहते हैं, चूंकि पिछले काफी समय से इस देश में अगर कोई विपक्ष प्रतिपक्ष खड़ा रहा है तो संसद से ज्यादा सड़क पे खड़ा रहा है। आज वो सड़क का प्रतिपक्ष संसद पे भी असर डालने के लिए सामने आ रहा है। योगेंद्र जी, चलते चलते एक सवाल आपकी पुरानी पार्टी को लेकर के, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में जो घमासान चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं और मैंने पहले भी बार बार कहा है कि केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को परेशान, तंग करने, प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भूमिका मोटे तौर पे बीजेपी के एजेंट की तरह रही है और ये इस वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर तो शायद बहुत ही घटिया किस्म की हरकतों पे उतर आए हैं। मगर चूंकि आरोप शराब के ठेकों के बारे में है, इसलिए मैं समझता हूं, और चूंकि इसके बारे में आरोप पहले से आज नहीं लगे हैं, बीजेपी ने नहीं लगाए हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, 2015 में स्वराज अभियान ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी की शराब नीति के बारे में सवाल उठाए थे। हमने पूछे थे सवाल जिसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। दिल्ली में शराब के ठेके अचानक 2 गुने कैसे हो गए? अचानक दिल्ली के अंदर शराब का कंजम्पशन क्यों बढ़ गया? इसके पीछे क्या खेल है? इसलिए मैं सीबीआई पे तो भरोसा नहीं करता, ईडी पे भरोसा नहीं करता, बीजेपी के आरोपों पे भरोसा नहीं करता, लेकिन इस सवाल पर देश को पूरा सच जानना चाहिए। ये शराब की नीति क्यों बदली, कैसे बदली, किसके असर में बदली, किसे फायदा हुआ? आप शराब की नीति के बारे में जवाब केवल न्यूयॉर्क टाइम्स की शिक्षा की रिपोर्ट दिखा के नहीं कर सकते। उसका जवाब आप शराब की नीति के बारे में बताइए। सच कहूं, मेरे मन में भी इसके बारे में संदेह है, देश के तमाम लोगों के मन में इसके बारे में संदेह है। जो पार्टी ये वादा करके आई थी कि स्वराज होगा, शराब के ठेके तभी खुलेंगे जब उस इलाके की महिलाएं अपनी सभा करके उसकी अनुमति देंगी, ये मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था आम आदमी पार्टी के। उस पार्टी के आने के बाद घर घर में ठेके अगर खुल रहे हैं, शराब बढ़ रही है, तो एक जवाब तो चाहिए। उस जवाब को आप केवल बीजेपी विरोध करके नहीं टाल सकते और इस देश को और कुछ भी चाहिए। बड़े मोदी और छोटे मोदी का विकल्प इस देश के लिए ठीक नहीं।
बहुत खूब, क्या बात कही है योगेंद्र जी। इसलिए आपसे बातचीत जब भी करता हूं मजा आ जाता है कि साफ गोई और बहुत ही सटीक ढंग से आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।